Namaskar everybody. I Padmakshi Sharma welcome you all on this amazing platform of Current Affairs Gist. So आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा लोकपाल. So let's get started. सेशन शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हम पूरे सेशन में कवर क्या क्या करेंगे. So we'll just look the session at a glance. हम लोग सबसे पहले समझेंगे अबाउट लोकपाल. लोकपाल होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है लोकपाल का. We'll try to understand that. thereafter हम बैकग्राउंड हिस्ट्री समझेंगे लोकपाल की. लोकपाल शब्द कहाँ से आया और हमने ये कहाँ से ग्रैब किया एंड द रिलेटेड बैकग्राउंड स्टोरी कि इनिशियली लोकपाल कौन सी कंट्री में आया था, सच थिंग्स. thereafter न्यू अपॉइंटमेंट एज अ लोकपाल इंडिया में किसका हुआ है, ऑल दोज इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम अपनी न्यू अपॉइंटमेंट में कवर करेंगे. thereafter स्ट्रक्चर समझेंगे कि लोकपाल जो एक बॉडी है उसका कितने मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर क्या है उसका, विल ट्राई टू कवर दैट. उसके बाद विल कवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल. जो लोकपाल काम करता है उसके अंडर कौन कौन से एलिमेंट्स हम कवर करते हैं, उसकी पावर कौन कौन को इंक्लूड करती है, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड फाइनली एरियाज जो इसकी जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूडेड रहते हैं, एरियाज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द jurisdiction of Lokpal, that we'll try to cover, or eventually we'll cover some questions also relevant to exam point of view. So let's get started. सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकपाल होता क्या है. We'll try to understand the term लोकपाल. Alright. So लोकपाल means the one who represent people. जो भी people के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ अ लोकपाल. ओके, तो हमने ये पर्टिकुलर वर्ड कहाँ से लिया. ये जो कॉन्सेप्ट है लोकपाल का, ये बेसिकली इंडिया में इसलिए लाया गया कि जो भी सिस्टम में करप्शन प्रिवेल कर रहा है, ईदर फ्रॉम द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और फ्रॉम द पार्ट ऑफ पॉलिटिशियन, दैट कुड बी कर्व्ड विद द हेल्प ऑफ लोकपाल. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने इनिशियली कहाँ देखा, विच कंट्री हैज़ ऑप्टेड फॉर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे पहले कहाँ से आया. तो हम ये जानेंगे आगे इन द कमिंग सेशन कि ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले 1809 में स्वीडन ने शुरू किया था. ऑलराइट, सो स्वीडन में डेफिनेटली लोकपाल शब्द से तो हम नहीं समझेंगे. स्वीडन में इट वाज नोन एज अम्बड्समैन. ओके, तो ये इनिशियली कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था स्वीडन में. देयर आफ्टर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को अपने सिस्टम में इंक्लूड करना चाहा. ओके, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. अभी हम बैकग्राउंड स्टोरी पे बाद में चलेंगे. पहले अपन लोकपाल को समझते हैं कि लोकपाल क्या है. सो लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी. ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है विच फंक्शंस इन कैपेसिटी ऑफ एन एंटी करप्शन अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन द कंट्री. पब्लिक इंटरेस्ट को तभी रिप्रेजेंट कर सकती है वो प्रॉपरली कि जितनी भी अगर करप्शन रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं उनको ये रिवील कर सके, उनको ये लाइट में लेकर आ सके. So it is an anti-corruption authority. Okay, so in simpler terms, it keeps its vigilance on the corruption initiated by the politicians or bureaucrats and bring their dark deeds in light. वो कोई भी गलत काम अगर कर रहे हैं, अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, उनकी गतिविधियां हैं, अगर वो लोकपाल के विजिलेंस में आती है तो वो लाइट में लेकर आता है, उस चीज़ को वो रिवील करते हैं. बेसिकली इनका काम होता है करप्शन को रोकना, करप्शन को कर्ब करना. ऑलराइट, ये एक इसका सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट लोकपाल. मूविंग ऑन, अब हम बैकग्राउंड हिस्ट्री इसकी थोड़ी कवर करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने ये कॉन्सेप्ट इनिशियली देखा था स्वीडन में कि 1809 में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आया था और इसके बाद हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को अपना ग्रैब किया. ऑलराइट, सो इनिशियली दिस कॉन्सेप्ट वॉज फाउंड इन स्वीडन 1809 में. देयर आफ्टर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी लाइक गुएना, मॉरिशस, सिंगापुर, इंडिया, इन सब ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहा बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज़ इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक. इस वजह से ये कॉन्सेप्ट हमने भी अपनाना चाहा. सो इन इंडिया द लोकपाल बिल वॉज टेबल्ड इन 1968. अब क्योंकि हमको लगा कि ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर जो भी पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको हम रिवील कर सकते हैं तो हमको भी अपनाना चाहिए. सो 1968 में हमने भी बड़े उत्साह के साथ इस कॉन्सेप्ट को टेबल करने का कोशिश किया था. वी ट्राई टू पुट दिस इन पार्लियामेंट, बट क्योंकि उस समय जो लोकसभा थी वो डिज़ोल्व हो गई थी तो ये कॉन्सेप्ट भी उस समय डिज़ोल्व हो गया. अनफॉर्चुनेटली 1968 में जो हमने एक अच्छा स्टेप लेना चाहा था वो पूरा नहीं हो पाया. एंड आफ्टर दैट
8 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहे, 8 बार हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोकपाल लेकर आते हैं, बट इतना ज़्यादा हमारी कंट्री में करप्शन उस समय देखा गया था और पाया गया था करप्शन, तो इस वजह से बहुत से लोग इसको पास नहीं करवाने देना चाह रहे थे। तो हम देखते हैं कि 8 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहे इंडिया में और लोकपाल पास नहीं हो पाया, और इवेंचुअली आफ्टर अ लॉन्ग हसल हम 2013 में इस बिल को पार्लियामेंट में हम लेकर आए, और 2014 1 जनवरी को प्रेसिडेंट ने इस पर अपनी कंसेंट दे दी थी। अगर आपको याद हो तो श्री अन्ना हज़ारे जी का भी एक बहुत बड़ा भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक हुआ था फॉर गेटिंग द लोकपाल इन ऑपरेशन। सो आफ्टर ऑल द हार्ड हसल, फाइनली हमने इस बिल को 2013 में पार्लियामेंट में हमने पेश कर दिया था, जिसको अल्टीमेटली जो कंसेंट थी वो जनवरी 1 2014 में प्रेसिडेंट के थ्रू मिली थी। और हम देखते हैं कि आज का जो प्रेजेंट फॉर्म है लोकपाल का, वो 2016 में जो अमेंडमेंट हुए थे लोकपाल के प्रोविज़न में, उसके अकॉर्डिंग अब जो प्रेजेंट फॉर्म है लोकपाल की, इट इज़ देयर, जो कि 2016 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुई है। तो ये इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। अगर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करने का ट्राई करें तो इनिशियली इनिशिएट हुआ था स्वीडन में 1809 में। देयर आफ्टर इन सारी कंट्रीज़ ने, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने लाइक मॉरिशस, सिंगापुर, इंडिया, इन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहा। देयर आफ्टर लोकपाल जो था वो इंडिया में 1968 में आया था, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एंड इवेंचुअली आफ्टर ऑल द हसल 2013 में ये पास हुआ था, जिसको कंसेंट मिला था जनवरी 1 2014 में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल समझने का प्रयास करते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल। ऑलराइट, ओके, सो लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ये हम कवर कर चुके हैं। अब इस मल्टी मेंबर बॉडी में कितने लोग कंप्राइज होते हैं, कितने लोगों से मिलकर ये बॉडी बनी है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो इट इज़ 8 मेंबर बॉडी, ठीक है। इसमें एक चेयरमैन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं, ऑलराइट, जिसमें 50% शुड बी फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड एंड 50% फ्रॉम नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन है जिसको हम लोकपाल कहते हैं, चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, ठीक है, और 4 मेंबर्स इसमें जुडिशियल बॉडी से होते हैं एंड 4 मेंबर्स जो अदर 50% हैं वो नॉन जुडिशियल बॉडी से होते हैं। ये इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है लोकपाल का, ठीक है। इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी कंप्राइजेज ऑफ 8 मेंबर्स। आउट ऑफ दीज 8, 50% दैट इज 4 मेंबर्स आर फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड, ये जुडिशियल मेंबर्स हैं, और जो रिमेनिंग 4 हैं दैट शुड बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या विमेन। इनमें से रिमेनिंग जो 50% हैं जो नॉन जुडिशियल हैं ये होने चाहिए, ऑलराइट। देयर आफ्टर अगर हम टेन्योर की बात करें कि इनका सर्विस पीरियड कितना होता है लोकपाल का, तो दैट इज़ 5 years ऑफ सर्विस या 70 years ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए, ये इसका टेन्योर होता है लोकपाल का, ऑलराइट। अब हम देखते हैं कि लोकपाल, हमने समझ लिया कि करप्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, कौन कौन मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन एक होता है, ये सारा हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। लेकिन लोकपाल को कौन सेलेक्ट करता है, इसका जो मेंबर्स हैं इनको कौन सेलेक्ट करता है? तो अगर अपन लोकपाल की बात करें तो इसको सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है, जिसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय CJI, या एनी एमिनेंट पर्सनालिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होते हैं जो लोकपाल की बॉडी को डिसाइड करते हैं कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेक्शन कमेटी कि उसमें कौन कौन से लोग हैं, एंड दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल कि 8 जने होने चाहिए, 50% जिसमें जुडिशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए, 50% फ्रॉम नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड, और उसमें से भी जो नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड है उसमें से ST, SC, OBC, माइनॉरिटी या विमेन लोग होने चाहिए, ऑलराइट। देयर आफ्टर अब हम समझते हैं मुद्दे की बात, ओके। अब जो करंट अफेयर जिसका एक्चुअल में रेलेवेंस है, अब उस टॉपिक पर आते हैं। अभी तो हमने समझने का प्रयास किया कि होता क्या है लोकपाल, बैकग्राउंड हिस्ट्री समझी। अब हम समझते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि रीसेंट अपॉइंटमेंट्स कौन सा किसको दिया गया है, कौन अपॉइंट हुआ है एज लोकपाल ऑफ इंडिया।
सो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अजय मानिकराव खानविलकर जी, जिनका पिक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया। गौर करने की बात ये है कि ये सेकंड लोकपाल अपॉइंट हुए हैं इंडिया के। ओके, ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। जुलाई 2022 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हो गए थे और अभी ये प्रेजेंट लोकपाल अपॉइंट हुए हैं इंडिया में। अब जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लोकपाल में एक चेयरमैन है जो ये अजय मानिकराव जी हैं, इनके साथ जो अदर मेंबर्स हैं वो भी जो अपॉइंट हुए हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। एक है लिंगप्पा नारायण स्वामी, एक है संजय यादव जी, ऋतुराज जी एंड प्रवीण कुमार मोहंती जी। ये जुडिशल मेंबर्स हैं लोकपाल के, वो 4 मेंबर्स जो जुडिशल बॉडी कंप्राइज करते हैं, उनके ये नाम थे। ओके, नाम ध्यान रखिएगा, लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव जी, ऋतुराज जी एंड प्रवीण कुमार मोहंती जी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने ये देखा कि अजय मानिकराव जी जो हैं वो सेकंड लोकायुक्त बने हैं, तो फर्स्ट कौन थे? आप जिनकी पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें हम जानते हैं श्री पिनाकी चंद्र घोष जी के नाम से। ये हमारे इंडिया के फर्स्ट लोकपाल थे। ठीक है, he was a former judge of Supreme Court of India and he got retired from the post of Lokpal on 27th May 2022। ये लोकपाल की पोस्ट से रिटायर हुए थे कब? 27 मई 2022 को। ऑलराइट, और आपने देखा होगा कि अभी मैंने बताया कि रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है अजय जी का एज अ लोकपाल, तो जो 2 ईयर्स का गैप था, क्योंकि ये तो 2022 में ही रिटायर हो गए थे लोकपाल की पोस्ट से, तब उस पीरियड में किसने सर्व किया था एज अ लोकपाल? तो प्रवीण कुमार मोहंती जी, जो फिलहाल मेंबर हैं लोकपाल के, उन्होंने एक्टिंग लोकपाल की कैपेसिटी में सर्व किया था। तो इनका जो रिटायरमेंट हुआ था वो था 27 मई 2022 को, और उसके बाद फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स जो एक्टिंग लोकपाल का रोल प्ले किया था वो किया था प्रवीण कुमार मोहंती जी ने। ऑलराइट, और प्रेजेंटली ये लोकपाल में एज अ जुडिशियल मेंबर अपॉइंटेड है। ऑलराइट, तो आप इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनका नाम है श्री पिनाकी चंद्र घोष। ऑलराइट, मूविंग ऑन, अब हम कवर करेंगे कि लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में कौन कौन कवर होते हैं, इसकी विजिलेंस में ये किन किन को इंक्लूड करता है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, वो इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ऑफिसर्स ऑफ ग्रुप A, B, C या D, ये भी इसके मेंबर्स हैं। एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो द पार्ट विच इज़ कवर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चारों आप ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइम मिनिस्टर के कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो हम लोकपाल में इंक्लूड नहीं करते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए कि द मैटर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर which are excluded from the jurisdiction of Lokpal are space related matters, atomic matters, international relation के अगर कोई मुद्दे हैं, या internal या external security के कुछ issues हैं, या पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। ये सारे जो मैटर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो आते हैं वो लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में हम इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट गुड रेपुटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो हम इनके इस सेंसिटिव मैटर में लोकपाल का इंटरफेरेंस नहीं देखते हैं, तो इसके जुरिस्डिक्शन में ये सेंसिटिव मैटर्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेटमेंट बाय एमपीज़ और वोट रिलेटेड मैटर्स बाय एमपीज़ इन द पार्लियामेंट, ये भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो हम इसके लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में इंक्लूड नहीं करते। तो प्राइम मिनिस्टर के ये पार्ट्स और स्टेटमेंट जो कि एमपीज़ देते हैं पार्लियामेंट में, या उनके कुछ वोट रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं पार्लियामेंट में, वो भी इसके जुरिस्डिक्शन से बाहर रहते हैं। रेस्ट हर चीज़ इनके जुरिस्डिक्शन में हम इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। और अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्ज़ाम रेलिवेंट हैं। हु वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? रीसेंट लोकपाल ध्यान रखिएगा अजय मानिकराव जी हैं, और जो फर्स्ट लोकपाल थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, रीसेंट और फर्स्ट ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा कि रीसेंट कौन थे? अजय मानिकराव जी, और जो फर्स्ट लोकपाल थे इंडिया के वो थे पिनाकी चंद्र घोष। ऑलराइट,
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकपाल आर फ्रॉम नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 8 मेंबर बॉडी होती है जिसमें 50% आर फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड, 50% फ्रॉम नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ लोकपाल आर फ्रॉम नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड, सो डेफिनेटली 50% आर फ्रॉम नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड, जो कि ST, SC, OBC, विमेन, माइनॉरिटी, ये हम इंक्लूड इसमें कर सकते हैं रेस्ट 50% में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अम्बड्समैन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट इनिशियली स्वीडन में अम्बड्समैन के नाम से आया था, कॉइन हुआ था। सो किस कंट्री ने फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? द आंसर इज स्वीडन। अम्बड्समैन एक स्वीडिश टर्म है विच मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ओके, दिस इज अ स्वीडिश टर्म which means representative of people. तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन सी कंट्री लेकर आई थी? आंसर इज स्वीडन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकपाल। तो लोकपाल जो इंडिया में है उसका टेन्योर क्या है? वी हैव कवर्ड कि 50 years ऑफ सर्विस, 5 years ऑफ सर्विस पीरियड और 70 years ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए वो इसका टेन्योर होता है लोकपाल का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।